यूक्रेन को अमेरिकी हथियार अगर वक्त रहते मिल गए तो क्या वह रूस को जवाब दे पाएगा? यूक्रेन में चल रहा युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तोपखाने और हवाई हमले किए। यहां स्थितियां बेहद कठिन और लगातार रूसी हमले की चपेट में है। हथियारों की कमी से जूझ रही यूक्रेन की सेना किसी तरह मोर्चा संभाल रही है। अप्रैल में अमेरिकी सांसद यूक्रेन को $60 अरब की सैन्य मदद देने के लिए एक बिल पारित कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन अघोषित यात्रा पर सहायता पैकेज की हथियारों की सप्लाई के साथ यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्लिंकन से कहा कि एयर डिफेंस सबसे बड़ी समस्या है और उन्हें इस वक्त खार्किव के लिए 2 पेट सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि वहां लोगों पर हमला हो रहा है। हथियारों की सप्लाई में जो समय लग रहा है उससे यूक्रेन की स्थिति नाजुक हो गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वक्त रहते यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिल गए तो क्या वह रूस को जवाब दे पाएगा। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन सेना रूसी सेना के मिसाइल हमलों को रोकने में कई बार असफल रही। देश के पूर्वी क्षेत्र में खार्किव शहर के रेल यातायात समेत कई ढांचागत बुनियादी सुविधाओं को रूसी मिसाइल हमलों से भारी नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन की सेना की स्थिति कमजोर होने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि पिछले साल रूस पर जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन सेना रूस सेना की सप्लाई लाइन को तोड़ने में विफल रही और रूस ज्यादा सैनिक व हथियार क्षेत्र में लाने में कामयाब हो गया। साथ ही रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने का सबसे प्रभावी तरीका उन विमानों को निशाना बनाना है जिससे यह बम गिराए जाते हैं। यूक्रेन के पास ऐसा करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है, जिससे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ गया है। गुस्ताव ग्रेसल सैन्य थिंक टैंक यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के बर्लिन कार्यालय में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। उनका मानना है कि जब तक यूक्रेन सेना विशाल रूसी सेना की क्षमता को घटा नहीं पाएगी, उसके लिए हमले का जवाब देना बेहद मुश्किल है और ऐसा करने के लिए उसे अगले साल तक हथियारों की सप्लाई के आश्वासन की जरूरत पड़ेगी। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी से रूसी सेना को काफी फायदा पहुंचा है। वह कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जिससे यूक्रेन का मनोबल प्रभावित हो रहा है। साथ ही वह यूक्रेन के सैन्य हथियार उत्पादन को निशाना बनाने में भी सफल हो रही है। यूक्रेन और उसकी जनता थक रही है। जिस प्रकार यूक्रेन को मदद देने के बारे में अमेरिका में बहस हुई, गलत प्रचार हुआ और सैन्य सहायता को मंजूरी में देरी हुई, उससे अब लोगों में थकान से ज्यादा नाराजगी है। गुस्ताव ग्रेसल ने बताया, यूक्रेन ने अपने सैन्य हथियारों के कारखाने को रूसी हमले से बचाने और हथियारों की सप्लाई जारी रखने के लिए कारखानों को छोटे कारखानों में तब्दील करके अनेक ऐसे ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया जहां उन्हें निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। जब रूस यूक्रेन के हथियार उत्पादन को ध्वस्त नहीं कर पाए तो उसने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि यूक्रेन के पास बिजली उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार नहीं थे। दुर्भाग्यवश मार्च और अप्रैल में रूस ने यूक्रेन के कई बिजली उत्पादन प्लांट को क्षतिग्रस्त कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के पास पर्याप्त हवाई प्रतिरक्षा हथियार नहीं बचे थे। बिजली की कमी के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि उसकी हथियार उत्पादन क्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। रूस की रणनीति यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर बना दिया जाए। रूस जानता है कि इस युद्ध की कमजोर कड़ी यूक्रेन नहीं बल्कि पश्चिमी देश है। अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिम से अधिकाधिक आर्थिक और सैन्य जरूरत पड़ेगी तो किसी समझौते या उसके आत्मसमर्पण की संभावना बढ़ जाएगी। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद 24 अप्रैल को यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका ने उसे $60 अरब की सैन्य और आर्थिक मदद देने के लिए एक कानून पारित कर दिया। यूक्रेन लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था।
मैक्स बर्गमन वॉशिंगटन डीसी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में यूरोप, रशिया एंड यूरेशिया प्रोग्राम के निदेशक हैं। उनका मानना है कि 60 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता का यूक्रेन के युद्ध पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि यूक्रेन में युद्ध की तस्वीर काफ़ी बदल जाएगी, क्योंकि यूक्रेन सेना के पास हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहे थे। अमेरिका सहायता से यह कमी जल्द पूरी हो जाएगी। पैसे मंजूर होने के बाद ये होगा यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी सेना के भंडार से हथियार और गोला बारूद लेकर विमान या नौकाओं से उसे यूक्रेन पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये हथियार यूक्रेन को मिल जाएंगे। 60 अरब डॉलर, यह राहत पैकेज काफी बड़ा है। पिछले 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की सहायता दी। इस विशाल पैकेज की मंजूरी के बाद अमेरिका सीधे अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों से हथियार खरीदकर यूक्रेन को सौंप सकता है। अब स्थिति यह है कि हमें नए सिरे से यूक्रेन के लिए हथियार बनाने पड़ेंगे और हथियार कंपनियों से खरीदकर यूक्रेन को देने होंगे, जो कि अपने सैन्य भंडारों से उसे हथियार देने के मुकाबले महंगा पड़ता है। पिछले 2 सालों से अमेरिका और यूरोपीय देश अपने सैन्य भंडारों से हथियार निकाल कर यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम खास तौर पर यूक्रेन के लिए हथियार बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में यूक्रेन की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। अमेरिकी राहत पैकेज में पैट्रियट मिसाइल और हाइमर रॉकेट तो शामिल हैं, मगर साथ ही अब यूक्रेन सोवियत काल की हथियार टेक्नोलॉजी की बजाय नेटो देशों द्वारा इस्तेमाल होने वाली सैन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जो कि इस राहत पैकेज के कारण ही संभव हो पा रहा है। यह कहा जा रहा है कि युद्ध और भड़कने के डर से अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले एडवांस हथियार नहीं दे रहा है, जो कि सच बात नहीं है। असल बात यह है कि यह आधुनिक हथियार इतने महंगे हैं कि वह देने के बाद सहायता बजट में सामान्य गोला बारूद और हथियार के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, जिसके चलते उनकी किल्लत हो गई थी। लेकिन इस विशाल सहायता पैकेज की वजह से यूक्रेन को अलग अलग तरह के हथियार मिल पाएंगे। अब यूक्रेन के सामने चुनौती है कि इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सेना में भर्ती करने की। इसे ध्यान में रखते हुए यूक्रेन ने एक नए कानून के मसौदे को मंजूरी दी, जिसके तहत सेना में अनिवार्य भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को 27 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया। यूक्रेन को उम्मीद है कि वह 5 लाख लोगों को सेना में भर्ती कर पाएगा। मैक्स बर्गमन का कहना है कि यूक्रेन का लक्ष्य होना चाहिए कि 2024 में वह अपनी जमीन पर नियंत्रण बनाए रखे और नए सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे, ताकि अगले साल वह अपनी खोई हुई जमीन पर दोबारा कब्जा करने के लिए रूस पर बड़ा जवाबी हमला कर पाए। यूक्रेन को राहत पैकेज मंजूर करने में अमेरिका ने 6 महीने लगा दिए और इस देरी के कारण यूक्रेन सेना कमजोर पड़ गई। डॉक्टर मरीना मरोन लंदन के किंग्स कॉलेज में युद्ध रणनीति अध्ययन विभाग में शोध करता है। उनका कहना है कि रूस ने इस देरी का फायदा उठाया। सहायता पैकेज को मंजूरी मिलने में हुई देरी से रूस को निश्चित ही फायदा हुआ है। रूसी रणनीतिकार जनवरी से ही जानते थे कि अमेरिका यह पैकेज मंजूर कर लेगा, इसलिए उन्होंने इस विलंब का इस्तेमाल अपनी सेना की तैयारी में किया। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन को यह सहायता मिलने से पहले उनकी सेना इतनी कमजोर कर दी जाए कि इस पैकेज का उन्हें कोई खास फायदा ना हो। तो अब प्रश्न उठता है कि रूस की सैन्य रणनीति क्या है। रूस कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को उलझाना चाहता है। इस वक्त यूक्रेन के पास बड़ी समस्या सैनिकों की किल्लत है। आखिरकार पश्चिम से मिलने वाली आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि रूसी सेना कई मोर्चों पर हमले कर रही है। ऐसा अनुमान है कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर लगातार बम हमलों के बाद रूसी सेना शहर पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के सहयोगी देशों के सामने इस युद्ध को लेकर कई मुश्किल सवाल खड़े हो जाएंगे। डॉक मरीना मोरोन का मानना है कि अगर रूस खार्किव पर कब्जा कर लेता है और यूक्रेन सेना को अन्य मोर्चों पर नुकसान पहुंचाता है तो यूक्रेन पश्चिमी सैनिकों की मदद के बिना इससे उबर नहीं पाएगा।
पश्चिमी देश यूक्रेन में सैनिक भेजने से कतराते रहे, क्योंकि ऐसा करने से नेटो और रूस के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। हालांकि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए हुए हैं। डॉक्टर मरीना मरोन कहती है कि इस युद्ध में यूक्रेन और रूस के सैन्य उपकरणों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस उत्तर कोरिया से हथियार हासिल करने की खबरों का खंडन करता रहा है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि उसे चीन बड़ी तादाद में ड्रोन और ईरान मिसाइलें मिल रही हैं। अगर रूस जीत भी जाता है तो उसे जीते हुए इलाकों का नियंत्रण करना पड़ेगा, उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, जिसके लिए धन की जरूरत होगी। सैनिक जीत हासिल करना राजनीतिक विजय से बहुत अलग है। युद्ध जीतने का अर्थ यह नहीं है कि आप उससे शांति भी प्राप्त कर पाएंगे। हमने यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करने वाली कई बातों की चर्चा की, लेकिन इस व्यापक विश्व राजनीति के संदर्भ में देखना भी जरूरी है। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एक बड़ा हमला किया। यह हमला रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों से 3 गुना बड़ा था, लेकिन अमेरिका, यूके, जॉर्डन और इजराइल सेना के बीच समन्वय के माध्यम से इसे लगभग नाकाम कर दिया गया। एक्सपर्ट ओलनुच यूके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में यूक्रेन राजनीति के प्रोफेसर हैं। वह कहती है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की ने यह मुद्दा उठाया है कि अमेरिका, ब्रिटेन ने जिस प्रकार इजराइल की मदद की, उस प्रकार की मदद रूस के हमले से बचाव के लिए नहीं की गई। उनकी बात सच है। इजराइल को दी गई सहायता और यूक्रेन को मिली सहायता में अंतर है। इस प्रकार की कार्रवाई 24 फरवरी 2022 को भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और यूके ने सोचा कि वह यूक्रेन की वायु सीमा की सुरक्षा करने की क्षमता नहीं रखते या उस दिशा में कदम उठाना नहीं चाहते। रोज रूसी मिसाइलें और ड्रोन हमलों से परेशान यूक्रेन जनता जानती है कि अमेरिका, यूके और दूसरे देश रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले को रोक सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इजराइल के लिए किया। राष्ट्रपति येलेंस्की यह दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमला केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। क्या वह पश्चिमी देशों को यह संदेश देने में कामयाब रहे हैं ताकि यूक्रेन को मदद जारी रहे? अधिकांश यूरोपीय सहयोगी उनकी इस बात को पूरी तरह समझते हैं। उन्हें इस मुद्दे को उठाते रहना पड़ेगा, लेकिन बेहतर होगा अगर यह काम उन्हें अकेले ना करना पड़े। प्रोफेसर ओल्गानुच के अनुसार लैटिन अमेरिका के कई देश मानते हैं कि यूक्रेन रूस की उपनिवेशवादी आक्रामकता का शिकार हुआ था। ब्राजील और भारत अमेरिका के सहयोगी होने के बावजूद खुलकर यूक्रेन के समर्थन में नहीं आ रहे थे, मगर अब उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है और इसका श्रेय यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की को जाता है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में चुनाव टल गए हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व की वैधता पर भी सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन की जनता का उन्हें समर्थन हासिल है। प्रोफेसर ओल्गानुच का मानना है कि येलेंस्की की लोकप्रियता कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी वह इतने लोकप्रिय हैं कि अगर आज राष्ट्रपति चुनाव हुए तो वह आसानी से जीत जाएंगे। अमेरिकी राहत पैकेज में उन्हें राजनीतिक तौर पर कुछ मदद मिलेगी, लेकिन अमेरिका में चुनाव के बाद अगर रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनता है तो भविष्य में शायद दोबारा ऐसी मदद ना मिले। क्या इस संभावना की वजह से युद्ध में कोई समझौता हो सकता है? प्रोफेसर ओल्गानुच खुद यूक्रेनी है और उनका जवाब वैसा ही है जैसा देश के किसी नागरिक का अपनी जमीन किसी दूसरे देश को सौंपने की संभावना पर हो सकता है। लोग सोचते हैं कि अपनी भूमि गंवाकर शांति पाई जा सकती है। वो गलत सोचते हैं। 2 बातें हो सकती हैं। कुछ देर के लिए युद्ध थम सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होगा। रूस फिर से जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, जैसे वह पहले कई बार कर चुका है। अगर जबरदस्ती यूक्रेन की जमीन के बदले कोई समझौता थोपा गया तो देश के भीतर खलह छिड़ जाएगा। रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसा संघर्ष अभी भी चल रहा है। अगर समझौता न्यायपूर्ण नहीं हुआ तो शांति नहीं आ सकती। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। अगर वक्त रहते यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिल गए तो क्या वह रूस को जवाब दे पाएगा?
कई मायनों में अमेरिका से मदद मिलने में देरी हो चुकी है। लगातार रूसी बमबारी से यूक्रेन सुरक्षा बल और जनता का मनोबल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यूक्रेन सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यूक्रेन के युद्ध जीतने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी यह हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं और कितने प्रभावी तरीके से रणभूमि में उनकी तैनाती हो पाती है।